बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमारी सी रहा प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक अयां हुआ डॉक्टर फारूक तालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत बिटाई साईं जी अमरसेट सां त अघा ई सघा थिया जे वेठा वट वेजन। व्यूअर्स असांजी बॉडी या असांजे जिस्म में ऑलमोस्ट 206 हड्डियूं आहिनि ऐं उन्हनि हड्डियुनि जो जेको 206 जो जेको तादाद आहे उन तादाद में नंढियूं वॾियूं बोन्स शामिल आहिनि ऐं इन्हनि बोन्स या इन्हनि हड्डियुनि ते असांजो स्केलेटन ठहे थो ऐं असांजे बॉडी खे हिकिड़ो स्ट्रक्चर मिले थो। उन स्ट्रक्चर जे मथां वरी जेके मसल्स अचनि था उनखे शेप ॾियनि था त पोइ असांजो हिकिड़ो ख़ूबसूरत वजूद क़ाइमु थिए थो। हाणे इहे 206 हड्डियूं जेके आहिनि उहे ज़ाहिर आहे त डेवलप थियनि थियूं नंढे हूंदे खां वठी जवानी ताईं अचनि थियूं ऐं उनखां पोइ हिकिड़ी एज अचे थी जिते इन्हनि हड्डियुनि में मुख़्तलिफ़ बीमारियूं जेके नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़िस असां चऊं था उहे जनम वठणु शुरू कनि थियूं। हाणे उन्हनि में जेके ख़ासि तौर ते बीमारियूं आहिनि उन्हनि में ऑस्टियोआर्थराइटिस आहे, रिमेटॉइड आर्थराइटिस आहे, फ्रैक्चर्स आहिनि, तव्हांजो ऑस्टियोपोरोसिस आहे जंहिंमें हड्डियूं कमज़ोर थींदियूं आहिनि। इहे मुख़्तलिफ़ अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके हिकिड़ी उमिरि में अची थियूं वञनि। पर इन सां गॾोगॾु कुझु ॿारनि में हड्डियुनि जूं बीमारियूं आहिनि जेके उन्हनि जी खुराक जी कमी जे करे उहे वाक़ई थियनि थियूं। हाणे इन्हनि बीमारियुनि जो ताल्लुक़ कहिड़ियुनि शयुनि सां आहे ऐं इन्हनि बीमारियुनि खे असां कहिड़े तरीक़े सां रोके सघूं था, अॼु इन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं त इहे असांजूं जेको हड्डियूं आहिनि जिस्म में उन्हनि जो इम्पोर्टेंस केतिरो आहे ऐं उन्हनि खे असांखे कीअं सेव करे रखिणो आहे ताकी असां पंहिंजी जेका ज़िंदगी आहे उहा बहितर तरीक़े सां सेहतमंद नमूने सां गुज़ारे सघूं। इन हवाले सां गुफ़्तगू करण जे लाइ अॼु जेका महिमान शख़्सियत असांजे स्टूडियोज़ में मौजूदु आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर मुस्तफ़ा परवेज़। डॉक्टर मुस्तफ़ा परवेज़ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन आहिनि बोन केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में। उन्हनि सां अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं त असां पंहिंजनि हड्डियुनि खे या बालकपण खां वठी जेके बीमारियूं थियनि थियूं उन्हनि में या जेके फ्रैक्चर्स थियनि था ऐं उन्हनि फ्रैक्चर्स खे निगलेक्ट कयो थो वञे, नज़रअंदाज़ कयो थो वञे, या उन्हनि फ्रैक्चर्स जे दौरान जेके माण्हू मुख़्तलिफ़ मुआलिजनि खे ॻोल्हीनि था जिन जो ताल्लुक़ शोबे तिब सां कोन्हे ऐं उहे फ्रैक्चर्स जॾहिं उहे ख़राबु थी था वञनि त उन्हनि खां पोइ उन्हनि फ्रैक्चर्स जी कहिड़ी सूरत हाल थिए थी ऐं उन्हनि खे कीअं ठीकु करे सघिजे थो, इहे असांजे अॼु जे इन प्रोग्राम जा मौजूद आहे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, दावत देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं शुरू तो करूँगा, ज़ाहिर है मैंने जब इंट्रोडक्शन में कहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जितना हम उन पे बात कर सकें और जितनी हम अपने व्यूअर्स को अवेयरनेस दे सकें वो हम देना पाएँ। लेकिन सबसे पहले मैं गुजारिश आपसे करूँगा कि मुझे फ्रैक्चर के बारे में बताइए कि ये फ्रैक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं, क्या उनकी वजूहत होती हैं। मसलन एक तो ट्रामा हो गया, फ्रैक्चर होता है, या उसके अलावा भी कोई और चीज़ें होती हैं जिससे फ्रैक्चर हो जाता है? जी बिल्कुल। देखिए, फ्रैक्चर डिफरेंट एज ग्रुप्स में, डिफरेंट एज के लोगों में डिफरेंट तरह से, मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं। ठीक। तो जैसे एक अगर मेरी उम्र का आदमी है तो उसके लिए हड्डी टूटना बहुत एक आम बात नहीं है। आपके उम्र का आदमी मतलब 20 से लेकर 40 के बीच में जवान आदमी, ठीक। तो उनके लिए हड्डी अगर टूटती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रेशर या फोर्स चाहिए होता है, क्योंकि हड्डी एक बहुत मजबूत चीज़ होती है, ठीक है। तो उसको तो हम कहते हैं कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं, जो जवान होते हैं, उनके लिए हाई एनर्जी ट्रॉमा, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से जो चीज़ उनको आके हड्डी पे लगती है तो वो टूट जाती है। तो इसमें एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, अगर आप किसी ऊंचाई से गिर गए तो वो चीज़ उसमें आ जाती है। अब इससे मुख्तलिफ है जो लोग थोड़े से ज़्यादा उम्र के हैं, जो बुढ़ापे की तरफ हैं, उनमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उनकी हड्डियाँ चूँकि जैसे आपने बताया ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती हैं, तो वो थोड़ा सा भी गिरते हैं तो उनकी हड्डी टूट सकती है, ठीक है। अब वो चलते चलते भी अगर ज़मीन पे गिर गए तो आपने सुना होगा कूल्हे का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उनमें ये होता है। और बच्चों में भी ज़ाहिर है उनकी उसमें आपको चाहिए होता है कि बेंड ज़्यादा हो सकती है, इलास्टिक वो ज़्यादा होती है, तो उसमें भी वो आराम से ज़्यादा टूट जाती है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है इन सब फ्रैक्चर्स में।
मतलब ये वजूहात हैं जिससे फ्रैक्चर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे लोग जो जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनमें भी फ्रैक्चर्स के चांसेस होते हैं? डेफिनेटली देखिए, एथलीट्स की नॉर्मली जो बॉडी होती है, जो बोन्स होती हैं, वो आम आदमी से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उसको उस तरह ही बना रहे होते हैं मुसलसल बार बार। ठीक है। ठीक है, लेकिन जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जो आर्मी वाले होते हैं, तो पाँव में एक फ्रैक्चर होता है, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, जो बार बार एक ही हरकत दोबारा दोबारा करने से वो हड्डी कमजोर पड़ जाती है और वो फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है। तो अच्छा इस तरह अच्छा, की मुझे एक fracture- छोटी सी ब्रेक लेनी है, और उस ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो फिर हम अपनी इस बात को आगे बिल्कुल, बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नड्डी साही जल्दी था मोटो ऐसा कर रहा है। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में साहिब खां पुलियर हाजिर आई हूँ, ऐसा सकत मौजूद है डॉक्टर मुस्तफ़ा परवेज़। डॉक्टर मुस्तफ़ा, जिस तरह से मैंने आपसे ये पूछा था कि एथलीट्स जो खेल के मैदान में होते हैं, वो जाहिर है वो भी प्रोन होते हैं कि उनको भी फ्रैक्चर हो जाए, और डिफरेंट एजेस के लोग होते हैं उसमें, बच्चों से लेके जवान तक। तो इस हवाले से वो अपने हड्डियों को जो फ्रैक्चर ना हो ख़ास तौर पे, उन किस तरह से उनको अपने बचाव करना चाहिए? ठीक है, एथलीट्स जो हैं वो उमूमी तौर पे उनकी खुराक वगैरह वो वैसे ही वो अच्छी ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं, जो लेना ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, जो कि ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन में उसमें लोगों को उस चीज़ की कमी होती ही है। तो ये सब चीज़ें ना सिर्फ एथलीट्स बल्कि आम आवाम के लिए भी होता है कि कैल्शियम वगैरह अपनी खुराक में, और अगर खुराक से नहीं ले सकते तो अपनी डाइट से, सप्लीमेंट से कैल्शियम वगैरह, विटामिन डी लें, और एक्सरसाइज, उसी से आपके मसल्स, उसके आपकी जिस्म की जो बाकी सब चीज़ें वो स्ट्रांग होती हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करती हैं फ्रैक्चर्स वगैरह को रोकने से। अच्छा, अब जाहिर है कि जब एथलीट्स खेल के मैदान में होते हैं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भाग रहे दौड़ रहे होते हैं, वज़न उठा रहे होते हैं, तो सॉफ्ट टिश्यूज़ का भी बड़ा इशू होता है, तो उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखिए, एथलीट्स में फ्रैक्चर से ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ही हमारे पास ज़्यादा आती हैं। अब जैसे जो जिनको भागने का काम है, या फुटबॉलर जैसे होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो पाँव भागते भागते उनका पाँव रख के मुड़ जाता है। तो जो आपके घुटने के अराउंड लिगामेंट्स जो होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन है ACL और PCL कहते हैं उनको, तो उसके रप्चर हो जाता है, मतलब वो टूट जाते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट। तो एथलीट्स और रनर्स वगैरह में ये चीज़ बहुत कॉमन है। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनमें लिगामेंटस इंजरी जो होती है पट्टों की, बेसिकली वो सबसे ज़्यादा आती है। और जो रेसलर्स वगैरह होते हैं तो उनमें शोल्डर इंजरीज वगैरह ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। फ्रैक्चर से ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा, अब जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसको ज़रा मैं चाहूँगा कि उसको इस तरह से एलेबरेट कीजिए कि बात आसानी से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे फ्रैक्चर होता है, तो आज भी यानी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने एक्सरेज आ गए, CT आ गई, MRI हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके बाद भी यानी ये अवेयरनेस है भी, ये लोगों को पता भी है कि ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उसके बाद भी ये फ्रैक्चर के बाद लोग ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं कि जिनको इस हवाले से कोई पता नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा नॉलेज कह रहे होते हैं। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा पहले ये बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया। मैं चाहता हूँ कि आवाम जो है वो इस बात को समझे। तो जब लोगों को फ्रैक्चर होता है, उनको इस बात की आगाही भी है कि फ्रैक्चर हो गया है। अब जाहिर एक जगह आप गिरे और एक जगह आपको तकलीफ हो रही है, इसका मतलब ये कुछ बात तो गड़बड़ है। ठीक है, तो लोग चले जाते हैं कुमारों के पास, ये वो जिनके पास एक्सरे की कोई सहूलत मौजूद नहीं होती, वो बगैर देखे बगैर समझे कि वो फ्रैक्चर है किस तरह का, वो उसको खींच वेच के किसी तरह से बिठाने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो पट्टियां बांध देते हैं टाइट। ठीक है, तो मरीज को लगता है कि मैं उस वक्त सही हो गया, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर पता लग जाता है कि जब उनको सूजन आ रही होती है, दर्द में नहीं जा रहा होता है, फिर वो उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी कभार बहुत देर हो चुकी होती है। अब टाइट पट्टी अगर एक कुमार ने बांध दी तो आपकी उंगलियां काली पड़ सकती हैं, उनमें खून का जो दौरानिया होता है वो खत्म हो सकता है। तो आप आएंगे आप एक सिंपल सा फ्रैक्चर जो कि एक डॉक्टर आराम से डील कर सकता था, सिंपल विदाउट ऑपरेशन में भी, वो आपने अपने लिए खुद ही कॉम्प्लिकेट कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पता है इस बात का कि आपको चोट लगी है या कोई फ्रैक्चर हुआ है,
तो आप सही डॉक्टर के पास, सही जगह पे, सही हॉस्पिटल की तरफ जाएं, क्योंकि फ्रैक्चर्स को डील करना बड़ा आसान हो गया है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो बहुत सारे फ्रैक्चर्स कुछ ज़्यादा ही सर्जरी के बिना भी आराम से मेंड किए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं और अपना ही चीज़ ख़राब कर लेते हैं, वो चाहे टाइम बचाने के लिए हो या पैसे बचाने के लिए हो, लेकिन वो घूम के उनको दोबारा इस सूरत में पड़ जाता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी सामने आ रही है। आप ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारी आसानियां पैदा हो गई हैं और फ्रैक्चर को डील करना बहुत आसान हो गया है, खासतौर पर इस वक्त। लेकिन फिर इसमें कॉस्ट का इशू आ जाता है, तो इस हवाले से भी ये शायद लोग उन लोगों के पास चले जाते हैं जहाँ से उनको ज़ाहिर है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारे सेंटर्स हैं सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, जो डिफरेंट पैसों के हिसाब से मुख्तलिफ रेट्स पे अपना काम कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट सेटअप जो सिविल वगैरह हैं, उनमें बहुत कम रेट में, बल्कि ऑलमोस्ट ना होने के बराबर रेट्स में ऑपरेशन किए जाते हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि जो पैसे वो बचाना चाहते हैं सर्जरी से या इस चीज़ से भाग के, और जो कॉम्प्लिकेशन उनको इस वजह से हो जाती है, उससे डबल या ट्रिपल पैसे उनके इस बात पे लग जाते हैं जब वो पेशेंट अपने आप को नेग्लेक्ट करके ख़राब करके केस लाता है। अगर आप एक सिंपल सा फ्रैक्चर अर्ली उसमें फिक्स करा लें या उसकी सर्जरी हो जाए, तो वो बड़ा आसान है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा हो जाता है, इसमें कोई इतने बात नहीं है। लेकिन ना कराना ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकता है और ज़्यादा आप पे वो पैसे के हिसाब से बर्डन बढ़ता है। ठीक है, इस वक्त जो हमारे हालात हैं सोसाइटी में, उसमें जो हम ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार जो नौजवान बच्चे हमारे जो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे जो रोड एक्सीडेंट हैं वो होते रहते हैं। तो वो जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं और स्पीड बड़ी ज़ोर से गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनमें ज़ाहिर है जब ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो रिस्क अपनी जगह पर तो मौजूद है। तो उन लोगों को, उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उनमें कौन कौन से इश्यूज़ आपने देखे हैं कि ये हो जाते हैं जब ये मोटरसाइकिल सवार इस तरह की सवारी करते हैं? तो देखिए, मैं तो कहूँ कि मोटरसाइकिल की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो तो हमारा नंबर 1 टॉप है, हमारा पेशेंट्स का जरिया। क्योंकि सबसे देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो रूल्स हैं, सब चीज़ लीगल उन्होंने बताई हुई है कि किस उम्र में आप ड्राइव कर सकते हैं, ये सब, और सारे ट्रैफिक रूल्स कवानीन भी हैं। लेकिन अब चूँकि हम काफ़ी उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे पास ही आते हैं यंग बच्चे जो 10 से 12 साल की उम्र के होंगे, वो बाइक चला रहे होते हैं और ना से चला रहे होते हैं, स्पीड में चला रहे होते हैं, और उनका जब एक्सीडेंट होता है तो उनकी बोन्स फिर ज़ाहिर फ्रैक्चर होता है। अब एक ऑपरेशन होना या एक हड्डी टूटना एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसको वो याद रहता है ज़िंदगी भर। तो अगर आपको वो चीज़ एक बचपन में ही हो जाए तो बड़ी आपके लिए वो ट्रॉमेटाइजिंग होती है, आपके लिए एक बड़ी चीज़ होती है, तकलीफदेह अमल होता है। हाँ, आप ना सिर्फ आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, इमोशनली भी और फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि जो एक हर चीज़ की एक उम्र होती है, अगर आपको बताया गया है कि 18 साल के बाद आप गाड़ी और बाइक चला सकते हैं, तो आप वो फॉलो करें, और जो रूल्स बताए हैं, कवानीन बताए हैं कि इनको फॉलो करना है, सिग्नल पे रुकना है, कब कितनी स्पीड पे चलानी है, तो अगर आप फॉलो करें तो एक्सीडेंट्स नहीं हो। अब कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन अपनी तरफ से आप जो एहतियात कर सकते हैं वो तो हमें एज ए पर्सन करनी चाहिए। जो रूल्स हमें बताए गए हैं, जो रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, एटलीस्ट उनको तो फॉलो करें। और इस वक्त जो बच्चे हमारे, ख़ासतौर पे कम उम्र बच्चे जिनकी उम्र 18 साल नहीं है, जिनको लाइसेंस इशू नहीं होता, वो तो कम से कम गुजारिश यही है हमारे इस सोसाइटी के लोगों की कि अपने बच्चों को एहतियात समझाएं और इस तरह की चीज़ें उन्हें ना दें कि जिनसे वो तकलीफ़ में पड़ जाएं। और वो ज़ाहिर है जब वो तकलीफ़ में पड़ेंगे तो उनके लिए भी वो तकलीफ़दा अमल रह जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये फ्रैक्चर्स जो होते हैं, ये किस टाइप्स के होते हैं और इनको हील होने में कितना वक्त लग जाता है, और इनको हील करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं? फ्रैक्चर अगर आप बिल्कुल सिंपल उसमें बोलें तो हम कहते हैं ओपन और क्लोज फ्रैक्चर। ठीक है, ओपन से मतलब कि आपको चोट लगी और उसमें वहाँ जख्म है, और आपका जो फ्रैक्चर है, जो हड्डी टूटी है, वो खाल से बाहर आ गई है, नज़र आ रही है, तो उसको हम कहते हैं ओपन फ्रैक्चर। एक और तरीका है क्लोज फ्रैक्चर, जिसका मतलब है कि आपको चोट लगी या आप गिर गए, आपकी हड्डी टूटी है, लेकिन आपकी जो खाल है उसके ऊपर वो बिल्कुल सही है, तो अंदरूनी चोट है, यानी बाहर से कहीं कुछ नज़र नहीं है, बाहर से कुछ नज़र नहीं है, कोई जख्म वगैरह नहीं है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन। इसके अलावा भी हम उसको हर हड्डी को मुख्तलिफ तरह से हम क्लासीफाई करते हैं।
तो जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ज़्यादा आते हैं वो होता है कि टांग की हड्डी टूट गई, दोनों टांग की और कूल्हे की हड्डी टूट गई। तो अब हर फ्रैक्चर का मैनेज करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन अगर हम उसको एक बड़े नज़रिए में देखा जाए तो हम कहते हैं कि प्लेट लगा सकते हैं हम उसको, ठीक है, या फिर उसको रॉड लगा सकते हैं। और अगर आपके पास एक बहुत बड़ा जख्म है तो एक चीज़ होती है एक्सटर्नल फिक्सेटर, वो होता है कि वो आपकी स्किन से बाहर लगता है, तो वो एक और तरीका है जिससे हम फ्रैक्चर डील कर सकते हैं ब्रॉडली अगर हम बात करें तो। अच्छा, जिस तरह से आपने पहले कहा था डॉक्टर मुस्तफ़ा कि जो हमारे मौलिज हैं, जो जिनको हम कुम्हार सिंपली हम कहते हैं कि जो हड्डियां जोड़ देते हैं फिक्स करके, तो इस हवाले से भी लोग चाह रहे होंगे कि हमारा ऑपरेशन ना हो, टांग को खोला ना जाए और वहीं फिक्स कर दिया जाए और हमारी हड्डी वहाँ जुड़ जाए। तो ऐसा कोई तरीक़ेकार आप लोगों के पास? जी जी बिल्कुल। लोगों का शायद ये ख्याल है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फ़ौरन से उनको सर्जरी रेकमेंड कर देगा, बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। डॉक्टर आपको तभी सर्जरी का बोलेगा जब उसको पता होगा कि सर्जरी के बगैर इसका इलाज नहीं है। तो अगर हमारे पास मरीज आता है फ्रैक्चर के साथ तो हम उसको पहले यही बात बताते हैं कि दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। हमारे पास ये फैसिलिटी होती है, एक मशीन है सी आर्म, एक तो एक्सरे मशीन होती है, एक होती है लाइव एक्सरे। तो समझे आपकी हड्डी एक जगह से हिल गई है, लेट्स से टांग की हड्डी आपकी अपनी जगह से हिल गई है, तो हम उस मशीन के अंदर देखते हुए उसको सही बिठा के उसको प्लास्टर कर सकते हैं और इस तरह से आप उसको सर्जरी से मरीज को बचा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद होते हैं। और कुमार के पास ज़ाहिर है वो देख नहीं सकते, वो एक्सरे नहीं करा सकते, तो वो अपने आइडिया से काम कर रहे होते हैं। पर अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम साइंटिफिक तरीके से एक्सरे मशीन के अंदर उसको प्रॉपरली अलाइन करते हैं, और जब हम अपनी तरफ से हम तसल्ली हो जाती है हमें कि बिल्कुल सही है, और फिर हम उसको प्लास्टर लगा देते हैं। प्लास्टर में हम छोड़ते हैं तकरीबन 6 से 8 हफ्ते। एक हड्डी को बनने में तकरीबन इतना टाइम लगता है। एग्जैक्टली वो लोगों का ख्याल ये होता है कि जब हम चलें हड्डी को ऐसे ही जोड़ दें बगैर ऑपरेशन किए, या कोई प्रोसीजर इंटरवेंशन करके हम हड्डी को जुड़वाते हैं, तो इसमें हमें जितना जल्दी हो सके हमें रिलीफ मिल जाए, हम सेहतयाब हो जाएं। तो ये भी मैं चाहूँगा कि कितना अरसा लग जाता है अगर फ्रैक्चर हो जाए, और नॉर्मली अगर आप उसे बगैर ऑपरेशन किए फिक्स करना चाहते हैं प्लास्टर के थ्रू, या फिर ऑपरेशन करके कोई इंटरवेंशन करके अगर उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इसमें ठीक होने में उस फ्रैक्चर को कितना अरसा लग जाता है, ताकि उनके जहन में हो कि हमें अगर फ्रैक्चर हो गया तो इतना अरसा अब बेड पे रहना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। जी देखिए, जैसे अगर आपका फ्रैक्चर हुआ और आप सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे और डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका फ्रैक्चर प्लास्टर में ही जुड़ जाएगा, तो फिर आपको 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, हड्डी 2 हफ्ते में थोड़ी बहुत हम उसको कहते हैं सॉफ्ट कलर उसमें बनता है, और 8 हफ्ते तक तकरीबन वो पुख्ता हो जाती है। लेकिन फिर भी उसको पूरा साल लगता है रीमॉडलिंग होने में, जो हम साइंटिफिकली कहते हैं उसको। तो अगर आप बेड रेस्ट की बात करें तो अगर आपकी रस से टांग की हड्डी टूटी है तो 4 से 6 हफ्ते आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्जरी करा लेते हैं, आपके डॉक्टर ने आपको ये मशवरा दिया है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये बेड रेस्ट पीरियड बिल्कुल कम हो जाता है। अगर लेट्स से हम टांग में रॉड लगाते हैं तो हम मरीज को अगले 2 दिन में ही खड़ा करके चलने की इजाज़त दे देते हैं। अब वो अलग बात है कि हम उसको बोलते हैं कि वज़न ना दे या कितना वज़न वो दे सकता है या पूरा वज़न, लेकिन वो दूसरे दिन ही चलने के काबिल हो जाता है। तो ये टाइम सेविंग एक तरीका है। यानी जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो इसमें ये है कि एक पेशेंट का बेनिफिट ये होता है कि उससे टाइम बच जाता है। अच्छा, मुझे फिर प्रोग्राम में ब्रेक लेनी पड़ रही है। उस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे डॉक्टर मुस्तफ़ा, तो हम अपनी बातों के सिलसिले को ज़रा सा और आगे बढ़ाएंगे और बाकी जो इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंडी साई जल्दी था मोटो सगत रहेगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में साई खां पोइ ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं जस्ट सगत स्टूडियोज़ में मौजूद आहिनि असांजी महिमान शख़्सियत डॉक्टर मुस्तफ़ा परवेज़, कंसल्टेंट आर्थोपैडिक सर्जन, बोन केयर हॉस्पिटल हैदराबाद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी फ्रैक्चर्स की बातें तो हमारे पास हमने कर ली हैं। अच्छा, इसमें फिर एहतियात क्या करनी है मरीज़ को? मतलब अपनी खुराक को किस तरह से मेंटेन करना है, सप्लीमेंट लेने हैं या नहीं लेने, और फिर बाकी की क्या एहतियात है जो उसे करनी चाहिए, चाहे वो सिंपल उसका फ्रैक्चर आप ठीक करें या कोई इंटरवेंशन करके ठीक करें? ठीक, अब उसको हम थोड़ा सा अगर अलग से कर लें तो ये है कि जो आम आदमी के लिए है कि एक्सरसाइज
ज़ाहिर है वो हर चीज़ को बेहतर करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करें, मतलब वॉक कर लिया आपने, थोड़ी सी रनिंग जॉगिंग कर ली, अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करें। खुराक में अच्छी है कि आप जो फूड जो बहुत ज़्यादा मोटापा करते हैं, फैटी फूड जिनको कहते हैं, वो अवॉइड करें, बेहतर खाना खाएं, बेहतर ग़िज़ा खाएं, अच्छी साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ थोड़ी जैसे होता है सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग नॉर्मल आवाम में हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सुबह की सनलाइट होती है 8 से 10 बजे के बीच में, वो हमें चाहिए कि हम वो थोड़ी लें, क्योंकि उससे हमारे जिस्म में विटामिन डी की बनावट होती है, उससे वो इजाफा होता है। और साथ में आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ये एक जनरल एहतियात है जो हर कोई कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको फ्रैक्चर हुआ हो। आम आदमी ये सब एहतियात करे, ताकि जब अगर वो अपनी जवानी की उम्र में ये एहतियात करेगा तो ये उसको अपने बुढ़ापे में काम आएंगी, क्योंकि उसकी हड्डियाँ बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होंगी, ये ज़्यादा बेहतर होंगी, और उसकी हेल्थ भी। अच्छा, अब एक छोटा सा और सवाल डॉक्टर मुस्तफ़ा, कि अगर कहीं कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कहीं गिर जाए कोई बंदा या कोई बच्चा, और उसे चोट महसूस हो रही हो, दर्द महसूस हो रहा हो किसी भी जिस्म के हिस्से में, वो चाहे टांग हो, चाहे हाथ हो, चाहे कूल्हा हो, या शोल्डर हो, तो आप सजेस्ट करते हैं कि इस तरह के हाई इंटेंशन में अगर कोई दर्द की कैफियत हो तो उसे एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए? बिल्कुल। अगर आपका कोई ट्रॉमा हुआ है और आपको चोट लग गई है और आपको दर्द महसूस हो रहा है, जो कि आपको क्योंकि मरीज को पता होता है कि ये दर्द मुझे पहले नहीं हुआ है, या ये दर्द शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो उसको चाहिए कि वो एक तो पहले अपनी सही जगह पे पहुंचे, मतलब कि हॉस्पिटल या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर उसका मुआयना करता है, प्रॉपर उसको देखता है, और डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको एक्सरे की ज़रूरत है कि नहीं। अगर तो मामूली सी चोट है और पेशेंट खुद कह रहा है कि दर्द की दवा के बाद या कुछ मैं ठीक हो गया हूँ, तो एक्सरे को छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आप एक्सरे कराएं, ना सिर्फ इसलिए कि आप हो सकता है कि आपको फ्रैक्चर ना हो, लेकिन उससे कंफर्मेशन तो एटलीस्ट हो जाती है। तो डॉक्टर आपको आपका सर्जरी या ऑपरेशन के जो इलाज का प्लान है, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता, मेडिकल एडवाइस, एक प्रॉपर एडवाइस दे सकता है, प्रॉपर एडवाइस दे सकता है, जिससे वो कंफर्म कर ले कि हाँ कोई इशू हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा डॉक्टर मुस्तफ़ा, अक्सर मैंने ये देखा है, बल्कि मेरे एक्सपीरियंसेस में भी है, कि अगर कहीं किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और वो हील हो जाता है, वो चाहे नॉर्मली हो या किसी इंटरवेंशन के बाद हो, तो वो लोग एक तो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि अब ये हड्डी कमज़ोर हो गई है, और दूसरा पेन रहता है, ख़ास तौर पे जब ठंडा मौसम आए, कुछ मौसम वेदर कोई कोल्ड हो, तो उसमें ये दर्द की कैफियत महसूस करते हैं। तो ये वाकई है, ऐसा है? अच्छा, ये काफ़ी मरीज जैसे अगर आप उनको प्लेट या रॉड लगा देते हैं, तो काफ़ी मरीज इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि सर्दियों में हमें दर्द होता है। तो मेडिकली तो हमें नहीं लगता कि कोई बीमारी है या कुछ, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा होता है कि लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि जो प्लेट लगी हुई है वो लगी रहे सारी ज़िंदगी, तो काफ़ी लोग उसको निकलवाना चाहते हैं। और उसके बाद लेकिन अगर आप थोड़ी उस पर बात करें तो ये होता है कि सर्दियों में मसल आपके थोड़े ठंडे होते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, जकड़ जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन ये ऐसा दर्द नहीं होता है कि जो आपको आपके दिन भर के काम में या रूटीन के काम में तकलीफ करे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से तो अगर आपको कोई प्लेट या रॉड लगती है, ऑपरेशन होता है, तो उसको छोड़ा जा सकता है। अगर आपको वो तंग नहीं करी है तो एक और सर्जरी कराने की क्या ज़रूरत है आपको? कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो दूसरी इस हवाले से है कि वो जब फ्रैक्चर होता है तो फिर लोग ये सोचते हैं कि अब ये चूँकि हड्डी टूटी हुई है, जुड़ तो गई है, लेकिन अब वो ताकत और वो तवानाई इस हड्डी में नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है? देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट सही है। देखिए, उनको लगता है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि हड्डी बंद तो 8 हफ्ते तक जाती है, लेकिन वो पूरा साल लेती है अपनी उस दोबारा ताकत में, दोबारा उस कुव्वत में आने में। तो हम मरीज को ये कहते हैं कि अगर आपकी टांग है या हाथ का ऑपरेशन हुआ है, तो उसको ऑपरेशन करके ऐसे नहीं समझें कि ये हाथ आपका बेकार हो गया। आप उसको उसकी हरकत में रखें, मूवमेंट करें, एक्सरसाइज करें। तो अगर ये चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपकी वो ताकत दोबारा से वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं होता कि आपने ऑपरेशन करा और हाथ आपका बिल्कुल नाकारा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप पे है कि आप उसको हरकत में रखें, आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी नशोनुमा डाइट सब अच्छी रखें, तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। फ्रैक्चर जब किसी को हो जाए और वो किसी मुअल्लिज के पास, यानी एक फिजिशियन या एक सर्जन के पास जब नहीं आता और कहीं और जाके उसका ट्रीटमेंट करवाता है,
और वो कहीं गलत जुड़ जाता है, तो फिर उसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। हड्डी में ये एक खुसूसी बात होती है कि हड्डी कैसे भी पड़ी हो वो जुड़ जाती है। तो लेकिन अगर आपकी हड्डी को सीधा जुड़ना था और वो इस तरह से टेढ़ी जुड़ गई है, तो जाहिर है वो आपको तकलीफ़ करेगी, वो आपको आपके काम में तंग करेगी, और आपका जो उसका फंक्शन जो होता है, उसका काम करने की जो सलाहियत होती है, वो उतनी नहीं होगी। तो उस वक्त तो हड्डी जुड़ तो गई आपकी, लेकिन अब जब आप उसकी सर्जरी कराएंगे तो वो ज़ाहिर है एक बड़ी सर्जरी हो जाती है फिर वो। तो बिल्कुल पॉसिबल है, हड्डी जैसे भी जुड़ी होती है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जहाँ पे हड्डी नहीं भी होती है वहाँ भी ऑपरेशन के जरिए हड्डी बना सकते हैं या हड्डी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो एक थोड़ा सा बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन ये पॉसिबल है बिल्कुल। अच्छा, अगर कहीं गलत हड्डी जुड़ जाए, मतलब जो उसकी प्लेसिंग है वो उस प्लेसिंग से कहीं गलत तरीके से जुड़ती है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अगर आपकी हड्डी हम उसको कहते हैं मैल यूनियन, तो अगर आप एग्जांपल लेता हूँ, आपकी टांग की हड्डी है ये, और ये गलत जुड़, सीधी होनी चाहिए, ये टेढ़ी जुड़ गई, तो आपकी ज़ाहिर टांग की जो लेंथ है वो एक दूसरी वाली टांग से कम हो जाएगी। तो आप जब चलेंगे तो आप उसमें लंगड़ाएंगे, ठीक है। जब आप लंगड़ाएंगे तो आपके ये दर्द जो है ये टांग से होता हुआ कूल्हे में जाएगा, कूल्हे से होता हुआ कमर में जाएगा, तो ये आपको दर्दें शुरू हो जाएंगी। दूसरा, आपका लंगड़ानापन शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपली देखा जाए तो सिर्फ एक मैल यूनियन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ये आपको दरपेश आ सकती हैं। यानी एक सबसे बड़ा इशू जो है वो, अगर हम टांग के फ्रैक्चर की बात करें और वो अगर गलत जुड़ जाए, तो सबसे बड़ा इशू तो ये होता है कि उसकी लेंथ का प्रॉब्लम, शॉर्टनिंग हो जाती है। बिल्कुल शॉर्टनिंग हो जाती है, और जब बंदा चल रहा होता है। इसके अलावा भी कोई टिश्यूज़ में कोई और इश्यूज बनते हैं? बिल्कुल। अब ज़रा की टांग जो है वो उस जितनी सलाहियत होती है उस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाई है तो उसमें जो फोर्सेस होती हैं उसका आगे पीछे जाने का एक तरीका है। तो अगर वो चीज़ ख़त्म हो गई और टांग टेढ़ा जुड़ गई, तो अब यहाँ से फोर्स अगर जाती है कूल्हे से टांग में, तो वो गलत तरीके से जाएगी, तो वो आपको तकलीफ भी करेगी, आपकी मसल्स को भी, वो जो है क्या एट्रोफी कहते हैं हम उसको, कि मसल्स के जो सलाहियत है और जो उनका क्या कहेंगे आप उसको, मास जो होता है वो कम हो जाएगा। और आपके बोन्स जो हैं, वो जो पाँव की बोन्स हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाएंगे, सॉरी, ठीक है, मसल्स आपके सिकुड़ जाते हैं, जब एट्रोफी होती है तो वो सिकुड़ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि चूँकि जिस तरह से आपने बताया कि हमारा स्केलेटन बोन से बनता है और ऑलमोस्ट 206 हड्डियाँ हमारे जिस्म में मौजूद हैं, तो इन्हें मजबूत रखने के लिए बेसिकली क्या क्या करना चाहिए एक्सरसाइज के अलावा? एक्सरसाइज के अलावा डाइट के अलावा सप्लीमेंट्री विटामिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, स्पेशली जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको ये लाजमी लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सनलाइट, जैसे मैंने कहा कि सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट होती है। अच्छा, आप डाइट की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन डाइट में तो आपने ये सिंपल सी एक बात कर दी कि डाइट अच्छी लेनी चाहिए। तो अच्छी डाइट मतलब हम अपने हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सी डाइट इस्तेमाल करें? देखिए, आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा खाना, मतलब हम गोश्त ज़्यादा खाएं, हम सब्जियां ज़्यादा खाएं, हम दूध ज़्यादा पिएं, क्या करें? जी, किसी भी चीज़ का ज़्यादा जो होता है वो आपके लिए बुरा हो सकता है। अब आप गोश्त बहुत ज़्यादा रोज़ खाते रहेंगे दिन में 3 टाइम, तो वो भी आपके लिए बुरा है। अच्छी ग़िज़ा से मेरा मतलब होता है कि आपकी ग़िज़ा में गोश्त भी शामिल हो, अब वो चिकन हो या बीफ हो या मटन हो, लेकिन उसके साथ साथ वेजिटेबल्स, क्योंकि आपको आपकी सब्जियां, बिल्कुल, आपको आपकी प्रोटीन जो होता है। चले, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि लास्ट 30 सेकंड्स में मुझे ये मुझे भी और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी एक अच्छा सा मैसेज कि हम अपनी मजबूत हड्डियाँ कैसे रख सकते हैं, वो मैसेज 30 सेकंड्स का। ठीक है, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, मेरा मैसेज आपको यह है कि आप अपनी जिस्म की हड्डियाँ अच्छी रखने के लिए आप एक तो अपनी लाइफस्टाइल में, अपने दिन में एक्सरसाइज को लाएं। दूसरा, अपनी खुराक अच्छी लगे जिसमें कि सब्जियां, गोश्त अच्छी मिकदार में, तरीके से मिकदार में खाए जाए। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स और साथ साथ सनलाइट, ये सब ये छोटी बहुत एहतियातें हैं और ये सब चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं ताकि आपकी हड्डियां और आपका जिस्म जनरली तौर पे मजबूत हो सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुस्तफ़ा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और बहुत खूबसूरत बातें हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी आपने की हैं। व्यूअर्स, शुक्रिया। हड्डियुनि जे हवाले सां जैसा पंहिंजे प्रोग्राम में गुफ्तगू कई ऐं ख़ासि तौर ते फ्रैक्चर खे असां मौज़ू बणायो। इन हवाले सां हड्डियुनि जूं इलाही सारियूं ॿियूं बीमारियूं आहिनि।
ऐं हिकिड़ी ॿी शइ तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हॾियुनि जूं बीमारियूं कम्युनिकेबल डिज़ीज़िस कोन्हनि, यानी हिकिड़े माण्हू खां ॿिए माण्हू में थी नथियूं सघनि। बाक़ी एतिरो ज़रूरु आहे त इहे मोरूसी थी सघनि थियूं, कुझु बीमारियूं हॾियुनि जूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मोरूसी थी सघनि थियूं। इन हवाले सां वरी पाण कंहिं ॿिए प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासीं। अॼोके प्रोग्राम मां पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर फारूक तालपुर खे इजाज़त। अल्लाह वाहे।